हेलो गाइस, ये हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ इनकम टैक्स मैराथन वीडियो है। और ये पार्ट में हम रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में डिसाइड करेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि इससे टैक्स इंसिडेंस पे फर्क पड़ता है कि टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी नोट्स हम ये वीडियो में यूज़ करेंगे वो सारी नोट्स आपको डाउनलोडेबल पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम के चैनल पे दी गई है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपको कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करते हुए। तो सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस से हमारा टैक्सेबिलिटी डिसाइड होती है। क्या हम ट्रम्प से टैक्स भराएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है। उसको अपनी कंट्री में टैक्स भरना है, हमारी कंट्री में टैक्स नहीं भरना है। इसीलिए हम डिसाइड करते हैं कौन रेजिडेंट है या कौन नॉन रेजिडेंट है। तो रेजिडेंट के अंदर इंडिया में टैक्सेबल होती है उसकी इनकम। जैसे कि आप लोग, हम लोगों की इनकम हम रेजिडेंट है, इसलिए हमारी इनकम इंडिया में टैक्स होती है। रेजिडेंट में भी दो प्रकार के रेजिडेंट होते हैं। एक तो हो गया रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, जो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट नहीं है लेकिन रेजिडेंट है। ठीक है। दूसरा हो गया रेजिडेंट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ठीक है, ये दोनों में भी फर्क है। और इसको हम पहले डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, कौन है ये लोग, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि आप रेजिडेंट हो, आप रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, या आप रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, या आप लोग नॉन रेजिडेंट हो। तो इसे हमें डिसाइड करने के लिए हमें कंडीशंस दी गई हैं। ठीक है, जो बेसिक कंडीशंस हैं वो हमें बताती है कि हम रेजिडेंट हैं लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। फिर उसके बाद हमें एडिशनल कंडीशंस मिलती हैं। एडिशनल कंडीशंस हमें बताती है कि हम रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो है ही हैं, उसके साथ साथ हम रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, यानी कि हम रेजिडेंट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हैं एडिशनल कंडीशन से। तो ये कंडीशंस क्या हैं, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद टैक्स इंसिडेंस कैसे इफेक्ट करता है ये सब चीज़ों पे, वो हम इनकम टाइप्स ऑफ इनकम वाले चैप्टर में देख लेंगे, टॉपिक में देख लेंगे। तो पहले हम देखते हैं रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये हो गई हमारी बेसिक कंडीशंस जो थी। तो बेसिक कंडीशंस में क्या है कि आपको 182 डेज प्रीवियस ईयर में आपको रेजिडेंट होना पड़ेगा। ये जो हम रेजिडेंशियल स्टेटस देख रहे हैं, ये रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये है किसके लिए? ये इम्पॉर्टेंटली है इंडिविजुअल्स के लिए, सब पर्सन्स के लिए। हमने 7 पर्सन्स पढ़े थे, वो सातों पर्सन्स के लिए कौन रेजिडेंट है कौन नॉन रेजिडेंट, उसकी अलग अलग कंडीशंस है। वो एक के बाद एक हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट है तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। तो हम पहले देख रहे हैं कि रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए हमें कोई भी एक, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, जिससे हम रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कहलाएंगे। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, आप 182 डेज के लिए प्रीवियस ईयर में स्टे कर रहे हो इंडिया में। आप इंडिया में कितने दिनों के लिए स्टे कर रहे हो? 182 डेज के लिए इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर हमने देखा था कि क्या होता है डेफिनेशन में। या फिर और 60 डेज प्रीवियस ईयर में स्टे कर रहे हो, एंड यानी कि इसके साथ साथ आप 365 डेज फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में स्टे कर रहे हो। अब समझो हमारा प्रीवियस ईयर है 1920 का। ठीक है, तो इससे पहले के 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स कौन से हो गए हमारे? उल्टा ले लेंगे ना इसको। 18-19, ठीक है, 17-18, ठीक है, 16-17, 15-16, ये हमारे 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स हो गए। तो जो हमारा प्रीवियस ईयर है 1920 का, उसके अंदर हमें कितने दिन रहना है? 60 डेज। और
इन 4 प्रीवियस ईयर में टोटल मिला के, चाहे आप कैसे भी रहो, इसमें 100 दिन रहो, इसमें 10 दिन रहो, कैसे भी रहो, ये पूरे मिला के हमें 365 डेज रहना है। ठीक है, हमें या तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करनी है या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो वापस देखो, फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, आपको 182 डेज के लिए, आपको 182 डेज के लिए प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे करना है, या फिर आपको 365 डेज के लिए 365 डेज के लिए फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में स्टे करना है। इसके साथ ही साथ 60 डेज इन प्रीवियस ईयर आपको इंडिया में स्टे करना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, 182 डेज वाली। दूसरी कंडीशन हो गई 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। इससे आप हो जाओगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अगर आपको रेजिडेंट और ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए चेक करना है तो इसके लिए आपको रेजिडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या होना पड़ेगा, रेजिडेंट होना पड़ेगा 2 प्रीवियस ईयर के लिए आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। अब समझो हम प्रीवियस ईयर 1920 में खड़े हैं, तो इससे पहले के पूरे 10 प्रीवियस ईयर देख लो, उसमें से किन्हीं 2 प्रीवियस ईयर में आपको रेजिडेंट होना है। कोई भी 2 प्रीवियस ईयर, इन्होंने ऐसे नहीं बोला कि लाइन से सक्सीडिंग या कुछ भी नहीं, कोई भी 2 प्रीवियस ईयर में आपको रेजिडेंट होना है। उसके साथ एंड की कंडीशन है यहाँ पे और की कंडीशन थी, यहाँ पे एंड की कंडीशन है। ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे एंड है, कहाँ पे और है, किसी दोनों में से करना है या दोनों को इकट्ठे आपको करके रेजिडेंशियल स्टेटस डिफाइन करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 730 डेज में आपको इंडिया में स्टे करना है इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर 1920 से पहले वाले 7 साल, है ना, पहले वाले 7 साल में से आपको 730 डेज इंडिया में स्टे करना है। तो हमारी 2 कंडीशन, ये जो ROR वाली ये है ना कंडीशन, ये है, इसको बोलते हैं हम एडिशनल कंडीशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल कंडीशंस। ठीक है, तो अब हम RNOR डिसाइड करने के लिए हमारे पास जो कंडीशंस है, हमें इंडिया में स्टे करना है कितने दिनों के लिए, 182 डेज के लिए, कि कौन से साल में, प्रीवियस ईयर में हमें स्टे करना है, या फिर 60 डेज हमें स्टे करना है प्रीवियस ईयर में, उसके साथ ही साथ 365 डेज आपको स्टे करना है 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में, है ना। और फिर उसके बाद अगर आपको ROR की डेफिनेशन देखनी है तो आप देखोगे कि आप पहले रेजिडेंट हो कितने साल के लिए, रेजिडेंट मतलब यहाँ पे रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, बस आप रेजिडेंट होना चाहिए। आप ROR हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ रेजिडेंट हो। रेजिडेंट कितने सालों के लिए हो, 2 साल, किन्हीं 2 साल, प्रीवियस 10 सालों में से, 10 सालों में से आप किन्हीं 2 सालों के लिए रेजिडेंट हो। उसके साथ ही साथ 730 डेज के लिए आप 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर इंडिया में रहे हो। 730 डेज आपका इंडिया में स्टे है 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के लिए। ये हो गए RNOR और ROR की डेफिनेशन। अगर इसमें से आप कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करते तो आ गए आप नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में, है ना, आप आ गए नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में। तो अब इन्होंने इसके साथ साथ हमें क्या बोला है, हमें RNOR में हमें 2 कंडीशंस देखनी पड़ती है, बेसिक कंडीशंस हमने देखा था। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन होता है, मैं ये देख लो या ये वाली देख लो 60 डेज वाली, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन दिया है और उसमें बोला है आप जो सेकेंड कंडीशन है उसको आप इग्नोर कर दोगे। तो सेकेंड कंडीशन हमारी कौन सी थी, 60 डेज आपको स्टे करना है प्रीवियस ईयर में और 365 डेज आपको स्टे करना है फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, है ना। तो हमें कौन से वाले कंडीशन नहीं देखनी है, इसमें सेकेंड वाली कंडीशन को हमें इग्नोर करना है, इसको हमें इग्नोर करना है ये 2 केसेस के अंदर। ठीक है, ये 2 केसेस हमें क्या बताए हुए हैं, अगर इंडियन सिटीजन है कोई, ठीक है, क्या है, इंडियन सिटीजन है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर में, आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो तो आपकी ये वाली कंडीशन नहीं देखी जाएगी 60 डेज वाली। क्यों नहीं देखी जाएगी, क्योंकि आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो, आपको पता नहीं है हम कब आओगे। अगर हमने आपको ये साल रेजिडेंट के हिसाब से टैक्स लगा लिया तो ये तो आप रेजिडेंट नहीं हुए ना। तो इसके लिए हम सिर्फ आपका देखेंगे कि आप 182 डेज के लिए आप इंडिया में हो या नहीं, फर्स्ट कंडीशन ही देखेंगे हम। अगर आप फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो ही ठीक है, मगर अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो
और आप समझो मई जून जुलाई में आप इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हो, तो आपकी ये फर्स्ट वाली कंडीशन सेकेंड वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई होगी, फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। और फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई होना इंपॉर्टेंट है ये 2 केसेस में। इसके अंदर हम सेकेंड कंडीशन को इग्नोर करते हैं। हम इंडिया छोड़ के क्यों जा रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर, या फिर हम क्रू मेंबर बन चुके हैं इंडिया शिप के, इसलिए हम इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। दूसरी कंडीशन दी हुई है इन्होंने कि आप इंडियन सिटीजन हो या फिर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जो इंडिया आया है विजिट करने के लिए। सिर्फ जो इंडिया क्यों आया है, सिर्फ विजिट करने के लिए आया है, इंडिया टूरिस्ट के हिसाब से आया है इंडिया, तो आप उसके अंदर 60 डेज वाली कंडीशन नहीं देखोगे। कभी कभी क्या होता है, मैं अभी तक तो इंडिया में ही रहती थी, अब मैंने सोचा मैं इंडिया के बाहर जा रही हूँ और मैं इंडिया आऊंगी, ठीक है, मैं इंडिया आऊंगी सिर्फ विजिट करने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि मैं हर साल विजिट करने आती हूँ 2-3 महीने के लिए, हो सकता है। हाँ, अब अगर मैं 3-3 महीने के लिए हर साल विजिट करने आऊंगी तो सेकेंड कंडीशन के हिसाब से मैं तो रेजिडेंट बन जाऊंगी, लेकिन मैं रेजिडेंट हूँ नहीं, मैं सिर्फ ऐसे विजिट करने आती हूँ इंडिया। इसीलिए ये केस में भी हमें सेकेंड कंडीशन इग्नोर करने के लिए बोला हुआ है। तो ये हमारा हो गया RNOR, ROR और नॉन रेजिडेंट की कंडीशंस, की कौन से कंडीशन से हम रेजिडेंट होंगे, कौन से कंडीशन से नॉन रेजिडेंट होंगे। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें कुछ डाउट है तो वो अभी की अभी क्लैरिफाई हो जाएगा साथ ही। तो हम देखते हैं ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसके अंदर हमें बताया हुआ है, सॉरी, हाँ, एक फॉरेन नेशनल है, ठीक है, जो कि इंडियन ओरिजिन का पर्सन नहीं है, नॉट बीइंग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना, वो इंडिया आया है फॉर द फर्स्ट टाइम। कब आया है? 16/10/2019 पे। कितने दिनों के लिए रहने के लिए? 190 डेज के लिए। यहाँ पे ये मत सोच लेना कि ये रेजिडेंट है। कब आया है? वो अक्टूबर में आया है, 16 अक्टूबर को आया है 190 डेज स्टे करने के लिए। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो जाएगा? मार्च 21 को हो जाएगा, इन दिस केस मार्च 20 को हो जाएगा एंड। तो क्या 190 डेज होंगे? नहीं होंगे, नीचे हम चेक करेंगे एक बार पहले, है ना। तो क्या ये 182 डेज होंगे या नहीं? तो 167 डेज के लिए ही आया है वो। कैसे हमने कैलकुलेट किया? अक्टूबर के महीने में 16 दिन, 16 को काउंट करना है, ठीक है, 16, 17, 18 ऐसे काउंट करना है। नवंबर वाले महीने में 30 दिन, दिसंबर वाले महीने में 31 दिन, जनवरी में 31 दिन, फेब में 28 डेज के लिए और मार्च में 31 डेज के लिए। ये टोटल करोगे तो 167 डेज ही होंगे, 167 डेज ही होंगे। तो क्या ये रेजिडेंट है? नहीं है। क्या ये रेजिडेंट है? नहीं है। क्या हम सेकेंड कंडीशन देखेंगे इसके लिए? हाँ देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है इज नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो क्या हम सेकेंड कंडीशन देख सकते हैं? देख सकते हैं। सिर्फ इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं उनके लिए हमें सेकेंड कंडीशंस नहीं चेक करनी है। तो अगर हम इसमें सेकेंड कंडीशन देखेंगे तो ये ऐसे ही फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि इधर लिखा हुआ है कि वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आ रहा है, ही केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो क्या वो प्रिसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में आपको 365 डेज रहना है, उसकी कंडीशन फुलफिल होएगी? नहीं हो पाएगी, इसलिए हम ये कंडीशन देखेंगे ही नहीं। लेकिन आपको एग्जाम में ये क्लियर लिखना है कि वो फर्स्ट टाइम इंडिया में रहने आ रहा है, इसलिए हम उसकी कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं होएगी, इसलिए हमने उसको काउंट नहीं किया है। तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारे लिए बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो जब हम इनकम वाला पार्ट करेंगे उसके साथ देख लेंगे, ठीक है। ये रेजिडेंशियल स्टेटस किसका हो गया? इंडिविजुअल का डिफाइन हो गया। अब HUF का स्टेटस देखने के लिए कि HUF रेजिडेंट है या नहीं है, उसके लिए हम देखते हैं कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे हो रहा है HUF का। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे हो रहा है? अगर उसके सारे डिसीजंस इंडिया में हो रहे हैं, उसका सारा डिसीजन इंडिया में हो रहा है या पार्ट ऑफ डिसीजन भी इंडिया में हो रहा है, तो हम उसको रेजिडेंट बोल देंगे। लेकिन अगर पूरा उसका मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो हम उसको नॉन रेजिडेंट बताएंगे। क्या हम बोलेंगे? उसको नॉन रेजिडेंट। लेकिन क्या HUF में RNOR और ROR की कैटेगरी है? तो वो कैसे डिफाइन होगी?
वो कैसे डिफाइन होगी, क्योंकि एचयूएफ तो एक ही जगह पे होता है। अगर एचयूएफ इंडिया में है तो वो तो इंडिया में ही रहेगा, हिलता तो ना रहेगा हर जगह। तो उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस, नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस हमने कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे बेस करके डिसाइड करी। अब उसकी आरओआर और आरएनओआर की हम डेफिनेशन कैसे चेक करेंगे कि वो रेजिडेंट है तो आरओआर है या आरएनओआर है? वो डिपेंड करता है कर्ता पे। कर्ता कौन होता है? कर्ता एचयूएफ का हेड मेंबर होता है, मेल मेंबर होता है, हेड मेल मेंबर होता है, जो पूरा मैनेजमेंट ध्यान रखता है उसका, कि कर्ता कैसा मैनेज कर रहा है, उसमें क्या करना चाहिए। पूरा मैनेजमेंट डिसीजंस कर्ता के हाथ में ही होते हैं। वो होता है मेल हिंदू फैमिली मेंबर होता है। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। अगर कर्ता आरओआर है तो एचयूएफ भी आरओआर कहलाएगा। अगर कर्ता आरएनओआर है तो एचयूएफ भी आरएनओआर कहलाएगा। ये कब आता है? जब अगर वो रेजिडेंट होएगा एचयूएफ। अगर एचयूएफ ही नॉन रेजिडेंट हुआ तो ये सब चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, सीधा हम नॉन रेजिडेंट लिख देंगे। सेम ये फॉर्मूला से हम फर्म की, एसोसिएट ऑफ पर्संस की, बीओआई की, एजेपी की, सबकी हम रेजिडेंशियल स्टेटस ऐसे ही देखते हैं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे? अगर होली और पार्ट इन इंडिया है तो रेजिडेंट, अगर पूरा बाहर है तो नॉन रेजिडेंट, अगर 50% बाहर है तो थोड़ा तो इंडिया में है, रेजिडेंट। फिर कंपनी की रेजिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए हम देखते हैं कि रेजिडेंट कब कहलाएगा और नॉन रेजिडेंट कब कहलाएगा। तो जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं, डोमेस्टिक मतलब इंडिया की कंपनीज, जो इंडिया की कंपनी होती है वो तो रेजिडेंट ही होएगी ना। जो इंडिया की कंपनी है वो तो रेजिडेंट ही होएगी। तो हम रेजिडेंशियल स्टेटस में डोमेस्टिक कंपनी को रेजिडेंट ही मानते हैं। लेकिन जो थोड़ी कंपनीज हैं जिनका पूरा मैनेजमेंट इंडिया में है, वो भी रेजिडेंट हो जाएगी। बाहर की कंपनी है, ठीक है, आउटसाइड कंपनी है ये, और इसका मैनेजमेंट कहाँ पर है? इंडिया में है, तो क्या हो जाएगी? ये रेजिडेंट हो जाएगी। लेकिन अगर उसका मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेजिडेंट कंपनी ही रहेगी। अब ये पार्ट आ गया हमारा टाइप्स ऑफ इनकम देखने का। टाइप्स ऑफ, हमने रेजिडेंशियल स्टेटस देख लिया। दो पार्ट थे, मैंने आपको पहले बताया था, ये चैप्टर के दो पार्ट हैं। दो पार्ट में से एक है रेजिडेंशियल स्टेटस डिफाइन करता है कि एक पर्सन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, ट्रम्प पे टैक्स लगेगा, मोदी पे टैक्स लगेगा। दूसरा आता है इनकम, कौन सी इनकम पे टैक्स लगना चाहिए, क्या वो इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, क्या वो फॉरेन से पैसा आ रहा है, इंडिया से पैसा आ रहा है, आपने काम कहाँ किया था, इंडिया में या फॉरेन में। ये सब हम डिसाइड करते हैं इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम में। तो पहले हम देख लेते हैं फॉरेन इनकम क्या है। तो फॉरेन इनकम यहाँ पे आपको दी हुई है, जो पैसा इंडिया में नहीं आया, ठीक है, अगर इनकम इंडिया में रिसीव नहीं हुई या इनकम इंडिया में अक्रू नहीं हुई, रिसीव नहीं हुई या फिर अक्रू नहीं हुई। कहाँ पे रिसीव हुई है? आउटसाइड इंडिया। कहाँ पे अक्रू हुई है? आउटसाइड इंडिया। अक्रू मतलब क्या, ये डाउट आएगा। अक्रू का मतलब क्या होता है? अक्रू का मतलब होता है कि आपको कोई भी चीज का बेनिफिट या फिर पैसे, सम ऑफ मनी, जो आपको रिसीव हुआ है। अब समझो मैंने आपको यहाँ पर सर्विस दी है, मैंने आपको फॉरेन में सर्विस दी है, यूएस में सर्विस दी है, ठीक है, और मैं आपके से यूएस में ही पैसे ले रही हूँ, यूएस में सर्विस ली है, यूएस में ही पैसे ले रही हूँ, तो फॉरेन इनकम हो गई। ठीक है, मैंने आपको मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, ठीक है, मैं हूँ ट्रम्प, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कंसल्टेंसी सर्विस दी है, ठीक है, मैंने कंसल्टेंसी दी है, मेरे को टैक्स आता है, मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, मैंने कंसल्टेंसी सर्विस दी है। कहाँ दी है? यूएस में दी है, ठीक है। पैसे कहाँ आए हैं? डॉलर यूएस में आए हैं, वहीं आए हैं, वहीं पे ही थी मैं, वहीं पे ही पैसे आए हैं। तो ये हो गई मेरी फॉरेन इनकम। अब इंडियन इनकम क्या है? इंडियन इनकम के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि आप देखो कि आपको पैसा कहाँ आया है, ठीक है, और दूसरा आपको बेनिफिट कहाँ मिला है, कंसल्टेंसी आपने कहाँ पे प्रोवाइड की, बेनिफिट कहाँ पे हुआ। तो इसके अंदर तीन केसेस हैं, एक दो तीन। फर्स्ट वाले केस में क्या बोल रहा है? इंडिया में पैसे रिसीव हुए हैं इन प्रीवियस ईयर, और अक्रू भी कहाँ हुए हैं? इंडिया में हुए हैं इन सेम प्रीवियस ईयर। तो कहाँ टैक्स लगेगा? इंडिया में लगेगा, इंडियन इनकम हो गई। रिसीव हुए हैं हमें इंडिया में,
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अक्रू कहाँ पे हुआ है पैसा? आउटसाइड इंडिया, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, यूएस समझ लो, यूएस में हुआ है। मगर हमने रिसीव इंडिया में किया है, तो हम इसको बोलेंगे डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। जहाँ पे पैसा आया है, इंडिया में आया है। अक्रू कहाँ हुआ है? आपने सर्विस कहाँ दे के आया हो? यूएस में दे के आया हो, लेकिन आपका इंडियन इनकम ही मानेंगे इसको। अगर आपको रिसीव यूएस में हुआ है और आपने इंडिया में सर्विस दी थी, उसकी अक्रू हुआ है आपका इंडिया में, तो ये क्या कहलाएगा? ये भी इंडियन इनकम आएगी। ये 3 केसेस में इंडियन इनकम आई है। या तो रिसीव या अक्रू इंडिया में होना चाहिए, या तो रिसीव या अक्रू इंडिया में होना चाहिए। अगर दोनों चीज बाहर है, आउटसाइड इंडिया है, तो वो फॉरेन इनकम हो जाएगी, है ना। अब इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मैं रेजिडेंट हूँ, ठीक है, मैंने इंडिया में कंसल्टेंसी करी और मैंने इंडिया में पैसे कमा लिए, मेरे को आ गई इंडियन इनकम। मैं रेजिडेंट हूँ, मैंने यूएस में सर्विस दी और इंडिया में पैसे कमा लिए, वापस में हो गई, इंडियन इनकम में आ गई। मैं रेजिडेंट हूँ, मैंने डॉलर में पैसे कमाए और मैंने इंडिया में सर्विस प्रोवाइड की, वापस में इंडियन इनकम में आ गई। और मैं रेजिडेंट हूँ, तो मेरे को इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। हर रेजिडेंट को इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी, ठीक है। अब हमें डाउट आ रहा होगा, ठीक है, हमने देख लिया कि फॉरेन इनकम मतलब बाहर रिसीव हुआ, बाहर अक्रू हुआ। इंडियन इनकम मतलब या तो रिसीव या अक्रू इंडिया में हुआ हो, ठीक है। लेकिन हम इसका करेंगे क्या? रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, ट्रम्प को पैसे आए तो ट्रम्प रेजिडेंट है, नहीं है, तो क्या उसको हम टैक्स भराएंगे? नहीं भराएंगे। इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम का क्या करेंगे? सेम यही होता है। इससे भी हम टैक्स इंसिडेंसी डिसाइड करते हैं। ये वाले क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा, हम टैक्सेबिलिटी डिफाइन करते हैं इसे। अगर हमारी इंडियन इनकम है, अगर हमारी इंडियन इनकम है, तो चाहे वो आर एंड ओ आर हो, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या रेजिडेंट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो, या नॉन रेजिडेंट हो, तीनों को टैक्स लगेगा ऑन इंडियन इनकम। लेकिन हमारे इनकम आ रही है फॉरेन सोर्स से, ठीक है, लेकिन बिजनेस कनेक्शन कहाँ है? इंडिया का। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? फॉरेन इनकम आ रही है, पैसा बाहर, कंसल्टेंसी बाहर, लेकिन इंडियन कनेक्शन इंडिया का है, बिजनेस कनेक्शन इंडिया का है। तो हम सिर्फ रेजिडेंट्स पे टैक्स लगाएंगे, दैट इज ROR और RNOR। नॉन रेजिडेंट पे टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा आता है प्योरली फॉरेन इनकम, प्योरली फॉरेन इनकम, तो उस पर हम टैक्स किसको लगाएंगे? सिर्फ रेजिडेंट को लगाएंगे, जो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो। ये देखो, ये आपने देखा होगा कि ये फेड होता हुआ जा रहा है ये तीनों। यानी कि जब इंडियन इनकम है, हमारा दबाव ज्यादा होता है, हम सारे लोगों पे टैक्स लगाएंगे, चाहे वो रेजिडेंट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो, या फिर नॉन रेजिडेंट हो। लेकिन अगर हमारी इनकम फॉरेन से आ रही है, चाहे बिजनेस कनेक्शन इंडिया का, तो हमारा थोड़ा दबाव कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ जो हमारे रेजिडेंट है ना, उन लोगों से पैसे ले लेंगे। अब हमारी आ रही है इनकम फॉरेन से, प्योरली फॉरेन इनकम आ रही है हमारी, तो हमारा और कम हो जाएगा। हम नॉन रेजिडेंट, जो रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उनसे पैसे नहीं लेंगे, सिर्फ जो रेजिडेंट है, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, उनसे ही पैसे लेंगे। तो ऐसे में हमारा फ्लो कम होता जा रहा है, हमारा दबाव कम होता जा रहा है। इंडियन इनकम में हम सबसे लेंगे, फॉरेन इनकम, प्योरली फॉरेन इनकम में हम सिर्फ रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट से लेंगे, और फॉरेन इनकम जो कि बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया से आ रही है, उसे हम रेजिडेंट से लेंगे, है ना। ये हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, वो जो हमने एग्जाम्पल आधा छोड़ा था उसका सेकेंड पार्ट। हाँ, इसके अंदर हमने क्या देखा था कि ये कौन है? नॉन रेजिडेंट है। कौन है ये? नॉन रेजिडेंट है। इसकी इनकम क्या है? ठीक है, इनकम देखते हैं क्या है इसकी। इसकी इनकम है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, है ना। पैसा कहाँ पे आया? आउटसाइड इंडिया आया, ठीक है। इनका इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अक्रू कहाँ पे हुआ? इंडिया में अक्रू हुआ। क्या ये इंडियन इनकम हुई? हाँ, इंडियन इनकम हुई। ये इंडियन इनकम है, इसलिए हम नॉन रेजिडेंट है तो भी हम टैक्स लगाएंगे, दूसरी हो गई रॉयल्टी, जो रिसीव हो रही है हमें फॉरेन कंपनी से,
जो कि आउटसाइड इंडिया है। किस लिए पे करी है उसने? फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। पे किस लिए हो रहा है? जो इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए पे हो रहा है। तो ये वापस हमारी इंडियन इनकम हो गई। हमें रिसीव चाहे फॉरेन कंट्री में हुई हो, लेकिन इससे ये अक्रू कहाँ हो रही है? इंडिया में हो रही है। सर्विस बेनिफिट कहाँ मिला है? इंडियन की ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, इसीलिए ये इंडियन इनकम हो गई और इसके ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं। दूसरा अगर हम देखेंगे तो ये है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान रेमिटेड टू इंडिया। मैं आपको ये वाला पॉइंट बताती हूँ, ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें लोग क्या देखेंगे कि इनकम का है भूटान, रेमिट कर दी इंडिया में, क्या कर दोगे? इंडियन इनकम लगा के टैक्स दे के आ जाओगे। गलत है। हमें इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर भूटान में रिसीव हुई है, हमने एग्रीकल्चर किया भूटान में, ठीक है, और हमें पैसे आ गए, भूटान में ही आए हैं पैसे। रेमिटेड टू इंडिया का मतलब होता है जो पैसा हम कमा के इंडिया ट्रांसफर करते हैं, जो पैसा हम कमा के इंडिया ट्रांसफर करते हैं वो होता है इनकम रेमिटेड टू इंडिया। रेमिटेड टू इंडिया या रेमिटेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बाहर रेमिट कर रहे हैं। तो जो अब आजकल के बच्चे वहाँ पे जाके पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने के बाद जो इंडिया में इनकम देते हैं, हमें जो पेरेंट्स को इनकम ट्रांसफर करते हैं, वो रेमिटेड टू इंडिया मानते हैं, उसको हम इंडियन इनकम नहीं मानते। वो फॉरेन इनकम है और नॉन रेजिडेंट को टैक्स होएगा, वो इंडिया में नहीं, वहाँ की गवर्नमेंट टैक्स पे करवाएगी ना, हम क्यों पे कराएं? तो ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। फॉरेन इनकम है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो हाँ इंडिया में टैक्सेबल नहीं आएंगे। तो ये हमारा रहा रेजिडेंट स्टेटस का चैप्टर। ये हमने देख लिया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस दो पार्ट में डिवाइड है, रेजिडेंशियल स्टेटस और इंडिविजुअल इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। तो हमें ये इनकम और रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हम इससे हमारा टैक्स इंसिडेंस डिफाइन कर सके कि हमें टैक्स लगेगा या हमें टैक्स नहीं लगेगा। तो हम रेजिडेंशियल स्टेटस में हर पर्सन की रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं अलग अलग। तो हमने इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस देखी कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट है तो ऑर्डनरीली रेजिडेंट है क्या, या नॉट ऑर्डनरीली रेजिडेंट है, उसके लिए कौन सी कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और वो बेसिक कंडीशन में जो सेकंड कंडीशन है वो हमें फॉलो नहीं करनी है, कौन से दो केसेस में, वो हमने देखा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि HUF है तो उसकी इनकम कैसे टैक्स होती है, कर्ता कौन है, कर्ता रेजिडेंट है तो क्या होएगा, नॉन रेजिडेंट है तो क्या होएगा, या RNOR है तो ROR है तो क्या होएगा। वैसे हमने बाकी फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, इन सब की डेफिनेशंस का रेजिडेंशियल स्टेटस देखा, सॉरी नॉट डेफिनेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस देखा। कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस देखा कि डोमेस्टिक कंपनी रेजिडेंट हो जाएगी, फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। कंट्रोल मैनेजमेंट, यहाँ पे अगर होली इन इंडिया है तो ही इंडिया में टैक्स होगा, पार्टली इन फॉरेन है तो भी फॉरेन में ही हम टैक्स लगाएंगे, सॉरी मतलब नॉन रेजिडेंट मानेंगे उसको, इंडियन रेजिडेंट नहीं मानेंगे उसको। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इनकम देखी। फॉरेन इनकम क्या होती है? बाहर अक्रू होती है, बाहर रिसीव होती है। इंडियन इनकम क्या होती है? या तो वो रिसीव इंडिया में हो रही है या अक्रू इंडिया में हो रही है। उसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था, वो सेकेंड फर्स्ट वाला जो हमने हाफ पार्ट देखा था। फिर उसके बाद हमने टैक्सेबिलिटी का इंसिडेंस देख लिया कि इंडियन इनकम पे हमारा दबाव ज़्यादा होता है तो हम सारे रेजिडेंट, सारे नॉन रेजिडेंट सबको टैक्स करते हैं, लेकिन जो नॉन रेजिडेंट होता है उसको हम टैक्स नहीं करते जब हमें फॉरेन इनकम आ रही है बिजनेस कनेक्शन से। फिर उसके बाद हमने देखा अगर हमें सिर्फ फॉरेन इनकम आ रही है तो हम सिर्फ रेजिडेंट, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट को टैक्स करते हैं। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा हार्ड लगेगा लेकिन हार्ड नहीं है। एक दो बार रिवाइज करो, इसके कंडीशंस याद कर लो। कंडीशंस कौन से याद करने के रहेंगे आपको? ये वाले। बाकी तो इजी है, कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ पर है वही तो देखना है आपको, सिर्फ आपको इंडिविजुअल का याद करने के लिए रहेगा। और दूसरा क्या करना है, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम को आपको समझने के लिए रहेगी। आपको अगर ये समझ में आ गया कि रिसीव कहाँ हो रहा है, अक्रू कहाँ हो रहा है, तो कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। तो आप इसके लिए थोड़े से एग्जाम्पल्स करोगे तो आपको ईजी हो जाएगा। और अगर एग्जाम्पल्स में कुछ डाउट है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम से हमसे लिंक होकर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू।